स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम है कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ आप लोगों के पंचामृत साइंस में, जहाँ पे हम क्वेश्चंस करते हैं 5 क्वेश्चंस साइंस के। चलिए अब जरा क्वेश्चंस की तरफ अग्रसर होते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, इनमें से कौन सा एक सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं है, यानी कि कौन सा एक साधारण स्थायी ऊतक नहीं है प्लांट्स के अंदर। तो देखिए, प्लांट्स के अंदर 2 प्रकार के ऊतक होते हैं, एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज और दूसरे होते हैं जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, स्केलेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। ठीक है, यानी कि आप लोगों के दृढ़ोत्तक होते हैं, इसके अलावा आप लोगों के मृदोत्तक होते हैं और स्थूल कोणोत्तक होते हैं। लेकिन जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ये क्या होते हैं बच्चे, ये ध्यान रखिएगा कि जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं, ये आप लोगों के जटिल स्थायी ऊतक होते हैं, जटिल स्थायी ऊतक होते हैं। ध्यान रखेंगे। तो ये क्या है बेटा, जटिल स्थायी ऊतक है, जबकि स्केलेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा ये क्या है आपके, ये आपके साधारण स्थायी ऊतक हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं। जाइलम जल ले जाने का काम करता है, जबकि जो फ्लोएम होता है यह खाने को ले जाने का काम करता है, खाने को ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम एक ही दिशा में काम करता है, फ्लोएम दोनों दिशाओं में काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे जरा स्केलेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और पेरेन्काइमा की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आ जाता है आपका पेरेन्काइमा, जिसको आप मृदोत्तक कहते हो। मृदोत्तक मतलब यानी कि ये जो आपके सेल्स होते हैं ना, इनके बीच में बहुत सारे खाली स्पेसेस आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ देख रहे हो, ग्रीन ग्रीन कलर के आपके सेल्स है और जो बीच में व्हाइट कलर की जगह है वो क्या है, खाली स्पेसेस है, जिसकी वजह से आपके प्लांट को लचीलापन, बहुत अधिक लचीलापन जो मिलता है वो आपके इसी पेरेन्काइमा के कारण मिलता है। अब कई जगह ऐसी होती है कि जहां पे आपका प्लांट लचीला भी है लेकिन थोड़ा कठोर भी है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो आपका प्लांट है उसमें जो सेल वॉल्स होंगी उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे कठोरता आ जाएगी। यहाँ पे जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं पेरेन्काइमा के मुकाबले। इसको हम कोलेनकाइमा कहते हैं या फिर स्थूल कोण ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आपके प्लांट को लचीलापन प्लस कठोरता देता है, प्लस कठोरता देता है। ठीक है, दोनों चीजें कि थोड़ा लचीला भी है। जैसे वो प्लांट की डाली जब आप स्कूल से आते हो उसके ऊपर लटकते थे तो वो टूटती नहीं थी, लेकिन झटके से खींचते हैं तो वो टूट जाती है ना। तो वही जो है उसमें लचीलापन और कठोरता एक साथ आ रहे हैं, तो वहां पे स्थूल कोण ऊतक मौजूद है। तीसरे आ जाते हैं आपके कौन से, स्केलेरेन्काइमा, स्केलेरेन्काइमा जो क्या कहलाते हैं, जो आपके दृढ़ोत्तक कहलाते हैं, दृढ़ोत्तक। और ये दृढ़ोत्तक आपके कहाँ मिलेंगे, जैसे पेड़ों की छाल काफी कठोर होती है ना, हल्का सा मारेंगे टूट जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं, 2 सेल्स के बीच में जो जगह होती है वो बिल्कुल नहीं होती, और ये आपके मृत ऊतक होते हैं, जगह बिल्कुल नहीं होती है। और ये क्या करते हैं, ये पौधे को कठोरता देते हैं, जिस विभाग में होंगे वहां पे पौधा कठोर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है, एक विलयन का पीएच मान 3 है, जब पीएच का मान बढ़कर 6 हो जाता है तब H+ आयंस की सांद्रता में क्या फर्क आएगा। अब देखिए, जब भी हम पीएच स्केल की बात करते हैं तो पीएच स्केल में जब हम एक लेवल से दूसरे लेवल पे जंप करते हैं तो वहां पे 10 गुना का फर्क आता है। जैसे अगर मैं 7 से 6 पे जाऊं तो यहाँ पे 10 गुना H+ आयंस बढ़ जाते हैं। अगर मैं 6 से 5 पे जाऊं तो H+ आयंस 6 से 10 गुना हो गए, और अगर मैं 5 से 4 पे जाऊं तो यहाँ पे H+ आयंस और बढ़ गए हैं 10 गुना। तो यानी कि 4 वाली पोजीशन पे 7 से 1 2 3 जंप्स गए हम, यानी कि यहाँ पे 1000 गुना ज्यादा क्या होंगे, H+ आयंस। अब आप लोगों से सवाल क्या पूछा है, देखो एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी हम अपने पीएच स्केल पे 0 की तरफ चलते हैं तो वहां पे H+ आयंस जो होते हैं वो बढ़े। अब आप जा रहे हैं 3 से 6 पे, ठीक है, आपने क्या किया है, आप 3 से 6 की ओर जा रहे हैं, मतलब पीएच मान बढ़ रहा है। तो आप कितनी बार जंप करेंगे, 3 से गए आप 4 पे, 4 से 5 पे और 5 से 6 पे, तो आपने 3 जंप मारी। 3 जंप का मतलब 10 की घात 3 H+ आयंस
कम हो गए हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 की घात 3 का मतलब क्या है, 1000 H प्लस आयंस कम हो गए हैं, यानी कि 1000 गुना कम हो जाएगा आपके H प्लस आयंस। ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए जी, और अगर यहाँ पे बढ़ रहा होता तो आप क्या कह देते कि मैम अब जितने जंप हम मारेंगे उतना बढ़ जाता है। बात क्लियर। चलो नेक्स्ट हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में, वो आर पर निर्भर करता है। तो आप हमें ये बताइए आर के हिसाब से वो कैसे निर्भर करेगा, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो आर पे किस तरीके से डिपेंडेंट होता है। तो देखिए, ये कोई दो पिंड है, कोई दो वस्तुएं हैं, इन दो पिंडों के बीच की दूरी है आर। इस पिंड का मास है m1, इस पिंड का द्रव्यमान है m2, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो m1 है, इस ऑब्जेक्ट का m2 है। तो अब जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समान अनुपाती होगा m1 के और m2 के। ठीक है, और साथ साथ ये फोर्स क्या होगा, यह व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो आपसे यही चीज पूछी गई है कि कभी भी किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में जो लग रहा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस चीज पर निर्भर करता है, 1/r² पे निर्भर करता है, यानी कि उससे रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है डैश कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस एंड ईच पीस ग्रोज इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, यानी कि आपके पास कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके आपने कितने भी पीसेस काट दीजिए, ठीक है, कितने भी पीसेस आप इसके काट दीजिए और आप क्या देखेंगे कि उसके हर पीस से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इस प्रक्रिया को हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको, फ्रैगमेंटेशन या विखंडन कह देते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो फ्रैगमेंटेशन होता है यीस्ट के अंदर नहीं होता, यहाँ पे बडिंग होगी। प्लेनेरिया के अंदर आप लोगों को फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलता है। जैसे मैंने इस प्लेनेरिया को 4 भागों में काट दिया तो एक प्लेनेरिया इससे बन जाएगा पूरा, कुछ ऐसे, एक प्लेनेरिया इससे बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि इतना भाग का बचा हुआ था, आगे पीछे का ये खुद से डिजाइन कर लेगा, खुद से ग्रो कर लेगा। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे वाले जो भाग है वो भी इसी प्रकार से डेवलप हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसने खुद को डेवलप कर दिया फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही। लास्ट क्वेश्चन आपका टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और आपका लेटेस्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये कहता है DGCI ने 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन बायोलॉजिकल्स लिमिटेड के डैश टीका को मंजूरी दी है। कल ही ये न्यूज में आया था, आप लोगों ने देखा होगा कि DGCI ने जो भी हमारे ऐसे बच्चे हैं जो क्या है, जो 12 से 18 की उम्र के हैं, उनको भी अब वैक्सीनेशन देने का सोचा। तो उसके अंदर एक नई वैक्सीन आई है जिसका नाम है कोर्बेवैक्स। इसको बच्चों को देने के लिए मंजूरी दे दी गई है। आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताना है, खुद से याद करके, मतलब पढ़ के, क्योंकि इस पर एक सेशन हो चुका है, आपको चेक करके बताना है कि ये जो कोर्बेवैक्स है ये DNA पे आधारित है या फिर RNA पे आधारित है। ठीक है, अगर आप ऐसे ही और सेशंस के साथ मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं रोज सुबह 11 बजे SSC एग्जाम्स बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पे। तो मिलेंगे आपसे उसी क्लास में। क्लास अच्छी लगी और क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल एग्जामपुर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।